बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार यूक्रेन और रसा का जो महायुद्ध है जिसमें करोड़ों की क्षति हुई है, हजारों लोग हताहत हो रहे हैं, लेकिन भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का विषय यह है कि भारतीय एम्बेसी वहां पर कार्य करते हुए और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो भारतीय छात्र यूक्रेन में रह रहे थे, जो मेडिकल कर रहे थे, उन लोगों को सही सलामत वापस लाई है। एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन इस दरमियान जो यहाँ के छात्र वहाँ रह रहे थे, कितने दहशत में थे, कितने डरे हुए थे वहाँ की व्यवस्था से, और वहाँ जो युद्ध हो रहा था उसका। हमारे साथ अंशुल शुक्ला हैं और बता दें, ये वहाँ यूक्रेन में जो मेडिकल संस्था है वहाँ स्टूडेंट लीडर भी थे। इनसे हम पूछते हैं कि आखिर आप कब यहाँ से गए थे? आप यहाँ से मैं 1 को लास्ट ईयर यहाँ से मूव किया था यूक्रेन के लिए, यूक्रेन में से। जब ये घटना घटने से पहले आप कैसा महसूस करे थे? यूक्रेन में कैसा माहौल था? वहाँ क्या था? लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। जब भी ये वॉर नहीं हो रही थी वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। हर कोई बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है वहाँ पे। यूरोपियन सिविलाइजेशन ही ऐसा है कि जहाँ पे आप लोग को बहुत ही फ्रेंडली तरीके से अकोमोडेट किया जाता है। बहुत ही सही माहौल रहता है, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। बहुत ही लोग सपोर्टिव होते हैं वहाँ पे। हमारी एक खुद की कम्युनिटी भी वहाँ पे डेवलप्ड है, इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे है। तो हर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा थी वहाँ। ये पहली घटना कब आपको अलार्मिंग लगी वहाँ पर, और आप लोग एकदम घबरा गए? उसके बाद कैसे? जी सर, 24 फरवरी के आसपास हमें सबसे पहला जो अलार्म था, जो हूटर बजा था, जब हम सबसे ज़्यादा पैनिक किए थे। उसके पहले भी एडवाइज़री बहुत सही जारी हुई थी, लेकिन कोई भी एसेंशियल वैसी एडवाइज़री जारी नहीं हुई थी। लेकिन 24 फरवरी को जो फर्स्ट टाइम हमारे अराउंड सुबह 6:30 के आसपास एक कॉल आता है मेरे फ्रेंड का, जो कि वहीं के खारकिव कॉलेज से बिलोंग करता है। खारकिव करके एक जगह है यूक्रेन में। वहाँ से मेरे को एक कॉल आता है कि जितने भी स्काई रूट्स हैं और फ़्लाइट हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, और जो वहाँ का कैपिटल है वहाँ के एयरपोर्ट को सील कर दिया गया है। उसके इस न्यूज़ के अराउंड 5 मिनट बाद ही हमें ये पता चलता है कि हूटर बज रहा है हमारे यहाँ। हूटर एक सायरन होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर डेवलप कंट्रीज़ में एक सायरन हर एक सिटी में लगाया जाता है, जो कि इमरजेंसी का एक अंदेशा हमें बताया जाता है कि आप सारे अलर्ट हो जाएं, और हर किसी को इसके बाद बंकर में जाना होता है। तो ये जैसे ही हूटर बजा, हर किसी को पता चला कि अब हमें बंकर में जाना है। ये सुनकर हम सारे के सारे, पहली बार ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और हम सारे बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो बंकर में आप लोग किस तरह रह रहे थे? वहाँ खाने पीने रहने का क्या व्यवस्था था? बंकर सर एक्चुअली रूम की तरह ही होता है। जैसे हमारे यहाँ पे बेसमेंट होता है, वैसे ही वहाँ पे रूम बेसमेंट की तरह ही नीचे एक अलग अलग कक्ष बनाए जाते हैं, रूम्स होता है। वहाँ पे एक स्टोर रूम होता है। हॉस्टल में ही था? ये हर हॉस्टल में, वहाँ हर एक बिल्डिंग में, इवन आप अपार्टमेंट में भी, हर अपार्टमेंट पे वो कल्चर है वहाँ का, वैसे ही वहाँ का फॉर्मेशन पहले बंकर बनता ही है? हाँ जी, वहाँ हर जगह बंकर बनता ही बनता है। वहाँ पे हमारे हॉस्टल के नीचे अराउंड 350 बच्चों के अकोमोडेशन के लायक बंकर था, और वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट, शावर एरिया, वाटर क्लोजेट इसका वगैरह। उद्देश्य क्या होता है बंकर की? और सब जगह तो ऐसा नहीं होता कि पहले से संभावना रहता है कि सर एक्चुअली ये जो एक सोवियत संघ थी पहले, जहाँ पे ये जो हमारा जो रशिया का और इसका जो है वॉर का, ये बहुत पहले से रहा है, वहाँ पे कल्चर रहा है। और जो सोवियत संघ थी पहले, हिस्ट्री भी इसका वैसा ही रहा है यूक्रेन का। 2014 में भी वहाँ पे एक फ़ाइट हो रखी है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो वहाँ पे ये कल्चर ही रहा है बंकर बनाने का, एक तरीके से सेफ्टी मेजर लेकर के वो चलते हैं स्टार्टिंग से ही। तो आप वहाँ स्टूडेंट लीडर थे, आप वहाँ तो कितने स्टूडेंट थे वहाँ पर? इंडियन स्टूडेंट कितने थे? और उसके बाद जब ये अलार्मिंग सिचुएशन हुआ, उसके बाद कौन सा स्टेप उठाया गया यूक्रेन गवर्नमेंट के द्वारा? सर वहाँ पे टोटल 2000 स्टूडेंट्स इंडियन थे, सिर्फ मेरे सिटी विनित्सिया मेरे कॉलेज में 2000 इंडियन स्टूडेंट्स थे लगभग, जिसमें से अराउंड कुछ बच्चे ऑलरेडी इंडिया मूव कर चुके थे, और टोटल 1700 कुछ बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी थे। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट ईयर का लीडर था। तो मेरे हॉस्टल में टोटल 163 बच्चे थे उस टाइम पे। जो लोग बंकर वगैरह सब हर जगह जितने बच्चे मिला कर टोटल 163 बच्चे वहाँ पे थे। और सारे जितने भी लोग वहाँ पे थे, सारे पहले तो बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें अलग डीन ऑफिस से, प्लस हमें टाइम टू टाइम हमारे नवदीप पाजी, वहाँ पे एक नवदीप सर हैं, उनके थ्रू हर तरीके का मैसेज मिलता जा रहा था। हमें आश्वासन दिया जा रहा था कि हम सेफ़ हैं, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से हम सारे धीरे धीरे अपने आप को वहाँ पे अकोमोडेट कर रहे थे। धीरे धीरे रिलीफ हमें मिल रहा था। हमें ये भी आश्वासन दिया जा रहा था कि हमें वहाँ से जल्द बाहर निकाला जाएगा। हमारे लिए बस की सुविधा की गई।
अलग अलग तरीके की सुविधा। वहाँ से फिर आप लोग को कैसे निकाला गया, कहाँ के लिए निकाला गया था? सर विनित्सिया से हमें 26 तारीख को दोपहर 12 बजे, जो कि हमारे नवदीप सर और विकास भैया ने कुछ बसेस वगैरह अरेंज कराए, 3 बसेस अरेंज कराए, जिसमें टोटल 163 जो भी हमारे हॉस्टल के बच्चे थे सारे इंडियंस थे। हम सारे लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे। सारे बच्चों को जो है वहाँ पे 3 बसों में अकोमोडेट किया गया। दोपहर 12 बजे के आसपास हमने वहाँ से बस के थ्रू हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकले। और रोमानिया बॉर्डर हम अराउंड वहाँ से अराउंड 450-500 किलोमीटर के आसपास रोमानिया बॉर्डर है। रोमानिया बॉर्डर पहुँचने के 10 किलोमीटर पहले ही हमें रोक दिया जाता है और वहाँ हमें बताया जाता है कि इसके आगे बसेस अलाउड नहीं है। जो बस थी वहाँ पे हमें बस में कि पूरे सफ़र में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी थी कि आप बॉर्डर तक जब भी जाओगे तो आप अपने गाड़ी जिस भी व्हीकल से आप जा रहे हो वहाँ आगे आप इंडियन फ्लैग लगा दो, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हमने ऐसा ही करा, अपने बस के आगे इंडियन फ्लैग लगाया था। इंडियन फ्लैग लगाने के बाद हमें लिटरली कहीं भी कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। बहुत सारे चेक पोस्ट आए बीच में, लेकिन जैसे ही इंडियन फ्लैग देखते थे वो आते थे, हमारा पासपोर्ट चेक करते थे और चले जाते थे। तो 3 बसों में टोटल 163 लोग हम सारे के सारे रोमानियन बॉर्डर के 10 किलोमीटर पहले तक आराम से पहुँचे। वहाँ आप लोग के साथ बेहतर व्यवहार कैसा हुआ? जो फोर्स थी वहाँ पर, सिक्योरिटी फोर्स, वो उनका व्यवहार कैसा रहा आपके? सर वहाँ जैसे ही हम बॉर्डर पहुँचे तो बॉर्डर पहुँचने के लिए वही जैसे मैंने आपको बताया 10 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया। तो 10-11 किलोमीटर हम वहाँ से पैदल गए आगे बॉर्डर की तरफ। जब हम लोग वहाँ बॉर्डर की तरफ गए तो हमने देखा वहाँ ऑलरेडी 2000 से 3000 बच्चे पहले से हैं। कम से कम 3000 बच्चे तो वहाँ थे ही, 3000 बच्चे के आसपास वहाँ थे। अलग अलग देशों से जो भी बच्चे हैं वहाँ पे थे। और वहाँ जाने के बाद जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो वहाँ के जो मिलिट्री पर्सन्स थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, उन्होंने हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करा। वो बहुत ही ज़्यादा हमसे पता नहीं क्यों चिढ़े हुए थे या क्या दिक्कत थी उनकी, हमें नहीं पता। हम जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो हमें अलग अलग रीज़न्स से रोक दिया जाता था। पहले कहा जाता था कि हम लड़कियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप लड़कियों को आगे भेजें। जब लड़कियां आगे जाती थीं तो तब तक में बोलते थे कि हमें व्हीकल पास कराना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कार्गो व्हीकल्स, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो बड़े बड़े ट्रक वहाँ से फिर पास करने लग जाते थे। तो जैसे ही ट्रक वगैरह पास करते तो भीड़ साइड होती थी, वापस सारे के सारे लड़के लड़की आपस में मिल जाते थे। फिर बोलते थे लड़कियाँ आगे करो। जैसे लड़कियाँ आगे गई, लड़कियों को अगर एक जगह एक वहाँ पे कैबिन जैसा बॉर्डर पे बनाया जाता है, तो उस रूम के आसपास वहाँ पे वो लोग खड़े होते थे। रूम के पास खड़े होने के बाद थोड़े टाइम का 1-1.5 घंटे बाद वापस उनको भेज दिया जाता था, उनको भी अंडर अलाउ नहीं किया जाता था। फिर सारी लड़कियाँ वहाँ पे वापस आ जाती थी। जो लोग हम लोग ये कंटिन्यूसली बार बार होता था। अब हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है उस तरफ। थोड़ी देर के बाद हमें, जैसे हम लोग आगे चाहते थे कि अब हमें भी तो आगे दिया जाए, लड़कियों की प्रायोरिटी समझ में आती है, लेकिन हम भी तो आगे कब तक हम वहाँ पे वेट करेंगे। हम लोग सिर्फ वहाँ 48 घंटे तक थे। जैसे हम आगे बढ़ते थे, हमें जब हम लोगों ने इस चीज़ का वो विरोध करा कि हमें भी आगे जाने दिया जाए, या लड़कियाँ ही हैं कम से कम उन्हें ही आगे जाने दिया जाए, क्योंकि हर 2 घंटे में मैक्सिमम 10 से 20 बच्चे ही जा पा रहे थे आगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते थे वो हमारे ऊपर सबसे पहले तो बुलेट एयर में फ़ायर करते थे। उसके बाद फिर हमारे ऊपर रबर बुलेट से भी फायर करा गया। लड़कों के साथ झड़प भी हुई, लड़के को भी घसीटा गया, लड़के को भी बाल वगैरह घसीटा गया, उनको भी मारा गया। हम लड़कों को भी मारा गया। गन के पीछे जो लकड़ी का लॉग वाला पार्ट होता है, जो लकड़ी का कुंदा होता है, पीछे गन के पीछे वाले हिस्से से ही मारा गया। धक्का मुक्की हुई। आप खुद ही सोच सकते हैं, एक मिलिट्री जिसको हर तरीके की ट्रेनिंग है, वो अराउंड 60 घंटे के आसपास में 2000 से 3000 बच्चों को एक बॉर्डर पास नहीं करा पा रही है। सोचिए वहाँ पे क्या हालत होगी। तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट और जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, उनका व्यवहार यहाँ के भारतीय छात्रों के प्रति मददगार नहीं रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो छात्र डरे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि हम घर पहुँच पाएंगे या नहीं। उस समय भारतीय एम्बेसी लगातार जब एडवाइजरी जारी की है, उन लोगों को रोमानियन बॉर्डर तक पहुँचाने की बात की थी। इसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद टेढ़े समय ये जो लगभग 2000 छात्र थे वो वहाँ पहुँचे। उसके बाद रोमानियन बॉर्डर पर किस तरह का आपका वहाँ स्वागत हुआ? वहाँ से फिर कैसे इंडिया आप लौटे? जैसे ही हमें अराउंड 28 की सुबह जब वापस नवदीप सर वहाँ पे पहुँचे, हमने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत है। सर बोले कि विनित्सिया पहले पूरा खाली हो जाए एक बारी, उसके बाद ही वो वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि विनित्सिया में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए थे। विनित्सिया में जितने भी स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट जब वहाँ से खाली हो गए तो वहाँ पहुँचे बॉर्डर। और सुबह अराउंड 7 से 8 बजे के आसपास ही मेरे को बाहर निकाला गया। वहाँ यूक्रेन बॉर्डर हमें पार करा दिया गया। सर ने नवदीप सर आए, उनने बात करी वहाँ मिलिट्री ऑफिशियल से, और धीरे धीरे करके एक लाइन कतार बना करके हर किसी को पार कराया गया। जैसे हमने क्रॉस करा, यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करा, वैसे ही एक नो मैंस लैंड आता है, जहाँ पे ना वो रोमानिया का है ना वो यूक्रेन का है। वो एक गार्डन जैसा ही इलाका है और एक गली जैसा बना हुआ है, एक पैसेज है।
उस पैसेज को क्रॉस कर दोनों तरफ से जाली लगी पड़ी, हमने वो क्रॉस करा और जस्ट सामने एक कैबिन जैसा बना हुआ था जहाँ पे रोमानियन ऑफिशियल्स वहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री वहाँ पे थी। उनने बहुत ही प्यार से हमारा स्वागत करा। वो जैसे ही वहाँ गए उनने सबसे पहले पासपोर्ट चेक करा, फिर बहुत ही एक वेलकमिंग नेचर से हम सबको आपस में बहुत सारे बच्चों को गले लगा करके, कि उनको पता था हम किस दौर से वहाँ गुजरे हैं। डरे हुए हो। बिल्कुल सर, हम लोग वहाँ पे यूक्रेन बॉर्डर पे सर हमारे ऊपर स्नोफॉल हो रहा था, हम सारे नीचे वहाँ पे थे, टेम्परेचर -7 -8 जा रहा था, रात का टेम्परेचर -12 तक जा रहा था। वहाँ पे कोई वाटर क्लोजेट वगैरह कुछ नहीं था, वहाँ पे ना कोई वॉशरूम ना कुछ। वहाँ वॉशरूम था तो सिर्फ यूक्रेनियंस के लिए, वहाँ पक्षपात कर रहे थे वो, उनने रेसिज्म करा, किसी को अलाउ नहीं करे थे। उनको सारी चीज़ें पता थी इधर रोमानियन बॉर्डर पे जो ऑफिशियल्स थे। उन्हें डायरेक्टली हमें हमारा पासपोर्ट लिया, उस पर इमिग्रेशन का स्टैंप लगाया। उसके बाद हम सबको एक आगे की तरफ भगाया। वहाँ पे टेबल पे अलग अलग प्रकार के खाना वगैरह वहाँ रखे हुए थे, हर किसी को फ्री सिम दिया जा रहा था वहाँ पे किसी को कोई आईडी देने की ज़रूरत नहीं थी। अब डायरेक्टली चालू किया हुआ सिम हमें सीधा पकड़ा रहे थे और कहा जाता है कि जल्द से जल्द आप अपने फैमिली को कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कि अब आप सेफ़ हो। हम लोगों ने जैसे क्रॉस करा, हमें खाने को दिया गया, पानी दिया गया और सिम वगैरह दिया गया। उसके बाद हमें एक बस में वहाँ पे हर किसी को अलग अलग बस में बुलाया गया, बोला गया कि आप इस बस में जाओ और यहाँ से हमें सीधा वहाँ के बुकारेस्ट करके, वहाँ की कैपिटल है रोमानिया की। तो वहाँ से हमें वाया बस हर किसी को रोमानिया के कैपिटल बुकारेस्ट के आसपास बहुत सारे शेल्टर बने थे, तो हर किसी को वहाँ शेल्टर पे पहुँचाया गया। शेल्टर पे पहुँचाने के बाद वहाँ पे वापस उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत ही शानदार थी। वहाँ पे हमें बुलाया गया, वहाँ गर्म पानी की व्यवस्था, हीटर की व्यवस्था, वाईफाई की व्यवस्था, हर तरीके के खाने पीने की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, हर बच्चे को एक अलग बेड दिया गया था, हर तरीके की व्यवस्था वहाँ पे थी। रोमानिया आने के बाद आप लोग राहत महसूस कर रहे होंगे कि हम बच गए अब। बिल्कुल, जैसे ही हमने इमिग्रेशन वो लगा और जैसे उन लोगों ने हमें एक्सेप्ट करा, रोमानियन गवर्नमेंट ने, जितने सेल्फलेसली, उनका कोई, मेरे को यहाँ पे कोई सेल्फिशनेस नहीं नज़र आया, बिना किसी सेल्फिश नेचर के उनने हमें एक्सेप्ट करा। और वहाँ पे सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीएम मोदी, हमारे सीएम का और हमारे यहाँ डीएम सर का और मीडिया कर्मियों का, जिनकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाया। हर कोई हमारे साथ, जैसे यहाँ के डीएम सर ही कंटिन्यूसली हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे टच में थे, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट कॉल नहीं जा सकता था। हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सब के जितने भी, खास करके दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे उनसे कांटेक्ट में थे। अगर बच्चे नहीं कांटेक्ट कर पा रहे थे तो कंटिन्यूसली उनके फैमिली के कांटेक्ट में थे। तो इन्हीं सारे लोगों की वजह से हम लोग आज यहाँ सेफली हैं। और बिल्कुल सर, जैसे ही हम रोमानिया बॉर्डर एक बारी पहुँचे तो उनके वार्म वेलकम से ही हम समझ में आया कि हम कितने सेफ़ हैं। हम बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस कर रहे थे। हमने 2 दिन वहाँ शेल्टर में बिताया, क्योंकि वहाँ प्रायोरिटी, वहाँ पे भी लड़कियों को प्रायोरिटी दी जा रही थी और जो लोग पहले पहुँच रहे थे उनको पहले फ़्लाइट कराई जा रही थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को 2 दिन वहाँ पे भी लगा। और 3 ऑफ फेब को 3 मार्च को हमें वहाँ से दोपहर में अराउंड 12 बजे के आसपास C-17 विमान से, एयरफोर्स के विमान से हमें वापस इंडिया के लिए रवाना किया। इस दरमियान आपको इंडियन एम्बेसी का कैसा व्यवहार लगा? वो आप लोग से टच में थी, क्या आपसे पूछ रही थी, क्या व्यवस्था है? सर इंडियन एम्बेसी सर हमारे साथ बिल्कुल टच में थी। हमें अलग अलग तरीके के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे, हम लोग कंटिन्यूसली उनके टच में थे। हमें बिल्कुल भी कहीं भी हम लोग गए वहाँ पे भी टिकट वगैरह का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे एयरप्लेन टिकट का हो। हम रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे, वहाँ से जो भी बसेस वगैरह का इंतज़ाम था वो सारा का सारा इंडियन एम्बेसी की वजह से ही था। जो हम लोग शेल्टर पे रुके थे, वहाँ पे मेयर थे, जो वहाँ के मेयर थे, सिटी के मेयर थे, उनसे मेरी पर्सनल बातें हुई। उनने बताया इंडियन एम्बेसी के थ्रू उनको मैसेज मिला था और उस वजह से ये लोग वहाँ पे ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं उनने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, इतने शॉर्ट पीरियड में इंडियन एम्बेसी की बातों की वजह से जो वहाँ पे हालात बनाई गई और इतने अच्छे तरीके से हमें अकोमोडेट किया गया, ये बहुत ही सराहनीय है। दिल्ली से अब फिर अपने घर तक आ गई, यानी रोमानिया से लेकर के यहाँ तक की जो कॉस्टिंग था वो इंडियन गवर्नमेंट उठाई या फिर आप लोगों को पे करना पड़ा? नहीं सर, रोमानिया से लेकर यहाँ तक हर एक चीज़ का कॉस्ट वो गवर्नमेंट ने उठाया है। हर एक चीज़ का कॉस्टिंग हमें जेब से 1 रुपये ना मेरे डैड ने, किसी ने भी नहीं दिया। हर एक स्टूडेंट को आगे से बुला करके, ऐसा नहीं कि कोई मांगने जा रहा था या कुछ, हर किसी को आगे से बुला करके हर किसी को टिकट्स दिए गए, हर किसी को ट्रैवल कराया गया, हर किसी को खाना दिया गया, इवन कपड़े तक लोगों को शेल्टर में हर किसी को प्रोवाइड कराया गया। एक अंतिम सवाल कि जब उस दरमियान आप और आपके परिवार के लोग जब बात करते थे, कितना दुखी थे, कितना डरे हुए थे, क्या आश्वासन परिवार को मिल रहा था, आप क्या आश्वासन दे रहे थे?
सर जब तक मैं यूक्रेनियन एरिया में था तब तक तो सर मैं हर चीज़ में शेयर भी नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे को पता था स्टार्टिंग से ही घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट में थे। मीडिया यहाँ पे हर चीज़ें दिखा रही थी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो स्टार्ट में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताई, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई कुछ नहीं कर सकता, वो एक वॉर स्टेट है। अगर मैं वहाँ पे कुछ जा कर के कुछ हो भी जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो एक वॉर स्टेट है, मिलिट्री शासन वहाँ एक तरीके से लागू है, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ तो सर बहुत ही डरे सहमे थे, घर वाले भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो कोशिश कर रहा था कि कम से कम चीज़ें सूचना यहाँ पे दी जाए, जिससे कम से कम यहाँ पे घर वालों को टेंशन। अब आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपका 5 साल का वहाँ कोर्स होता है मेडिकल का, और फर्स्ट 6 साल का, और आपका फर्स्ट ईयर ही था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ शायद। तो अब क्या सोच रहे हैं कैरियर को लेकर के? एक बहुत बड़ा सवाल है, कितने पैसे अभी तक खर्च हो चुके हैं और कैसे अब आगे का प्लान होगा? सर अभी तक हमारा फर्स्ट कोर्स अभी हमारा 2 महीने में एंड होने वाला था, फर्स्ट कोर्स मेरा कंप्लीट होने वाला था। वहाँ पे जो भी अभी वॉर का स्टेट चल रहा है, इस वजह से अभी वहाँ जाना किसी को भी कि हम वहाँ जा कर के अगर वापस अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ, फ़िलहाल तो इस पक्ष में कोई भी नहीं है, ना पेरेंट्स हैं ना स्टूडेंट्स हैं, कोई भी इस पक्ष में फ़िलहाल नहीं है। और वहाँ जाने के बाद कहाँ क्या कैसा आगे क्या माहौल रहता है वहाँ, ये भी कुछ अभी फ़िलहाल बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ इंडिया में ही किसी भी तरीके की एक अल्टरनेट ऑप्शन दिए जाएँ, जिस वजह से हम यहाँ पे ही अपनी पढ़ाई पूरी अपने स्वदेश में ही कर सकें। जो भी जिस तरीके के हमें वहाँ पे जो भी फ़ी वगैरह लगती है, टोटल कॉस्टिंग अराउंड 30 से 35 लाख के आसपास मेरी यूनिवर्सिटी का आता है, जिसमें हॉस्टल लॉजिंग फूडिंग इंक्लूडेड होती है। तो ऑन एन एवरेज 30 लाख के आसपास जाता है। तो सारे अगर यहाँ पे इंडिया में ही अगर हमें उस तरीके का अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए और हमें उस तरीके जो फ़ी हम वहाँ पे करते थे वो फ़ी हम यहाँ पे करेंगे, अगर वैसा कुछ अल्टरनेट ऑप्शन गवर्नमेंट के थ्रू अगर दिया जाता है तो सर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमारे करियर को लेके बहुत ही अच्छा होगा सर। तो देखिए, एक दर्द भरी कहानी उस जगह की जहां पूरा विश्व अभी अपना प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा चुका है और थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर के अभी एक शंका जाहिर हो रही है। हालांकि बता दें, यूक्रेन संकट को लेकर के हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। जो लोग यूक्रेन जाकर के अपने कैरियर बनाने के लिए सोच रहे थे, अब उनका भविष्य दांव पर लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंडियन गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, जिन भारतीय बच्चों को उन्होंने जिंदा या सही सलामत वापस लाया, एक बहुत बड़ा क्रेडिट भी है। अब उनके कैरियर के लिए सोचना भी भारतीय सरकार का यह काम होगा। और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जैसे दरभंगा डीएम डॉक्टर शुक्ला से मिले, डॉक्टर शुक्ला ने उनसे कांटेक्ट किया, नंबर दिया, उसके बाद डीएम दरभंगा के छात्रों के संपर्क में रहे, व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग करते रहे जो किस तरह उन्हें दरभंगा सही सलामत लाया जाए। दरभंगा डीएम ने पटना को भेजा था और पटना से वहाँ के 5 बच्चे इनके साथ आए, जो कि 2 मुजफ्फरपुर 3 दरभंगा के थे। इन्हें इनोवा से दरभंगा घर भेजा गया। अब घर में शांति का माहौल है, सभी ने पूजा अर्चना की है और बच्चों को विश्वास दिलाया है कि इस तरह की विपरीत परिस्थिति में भी दरभंगा के बच्चे कभी घबराते नहीं हैं, जो उन्होंने करके दिखाया। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर। धन्यवाद।